ओके, सो आज हम डिस्कशन करेंगे numpy के ऊपर। numpy इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल पैकेज आर लाइब्रेरी इन पाइथन, और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए ये यूज़ होता है, या डेटा एनालिसिस के लिए इन जनरल यूज़ होता है। सो इसके बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ है, बट जो हमें चाहिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यूज़ होती हैं, उनको हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। और बाकी फर्दर जो इसके यूसेज है या जिसके जो डिफरेंट फंक्शंस है, वो अगर हम यहाँ पर कवर ना भी कर पाएँ तो देन यू कैन सर्च देम फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन, और आप उसको खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो numpy का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, तकरीबन 300-400 पेजेस का इसका बुक है numpy के ऊपर। उसके डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ उसके अंदर है कि फलां चीज़ किस तरह से काम करता है, उसका सिंटेक्स किस तरह से है। सो फर्स्ट वी विल बिगिन विद importing two important libraries here. एक है numpy, so import numpy as np, और matplotlib, इसको मैं प्लॉटिंग के लिए इंपोर्ट करता हूँ। तो numpy को एज अ np इंपोर्ट करते हैं, और matplotlib को एज अ plt इंपोर्ट करते हैं। सो लेट्स रन दिस फर्स्ट सेल, और ये, हाँ, तो ये चल पड़ा है और इसका रिजल्ट आ गया। इट मीन numpy एंड matplotlib both have been uploaded. अब सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनलिटी जो है numpy की है, वो एरे है कि numpy का एरे जो है, दैट्स अ वेरी पावरफुल टूल इन इन numpy। तो एरे क्या है और किस तरह से क्रिएट होता है? सो एरे इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ लिस्ट, जिस तरह हमने आप आगे पढ़ा था ना बिल्कुल स्टार्ट में, कि लिस्ट किस तरह से क्रिएट होते हैं। लेकिन जो एरे है और लिस्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि एरे इज अ होमोजीनियस ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर आप वन गो में ऑपरेशन कर सकते हैं। लिस्ट के ऊपर आप वन गो में ऑपरेशंस नहीं कर सकते। सो यू विल सी कि किस तरह से। सो फर्स्ट यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट किया हुआ है। तो एरे को क्रिएट करने का तरीका यह है कि आप, हमने numpy को इंपोर्ट किया है एज अ np, तो आप numpy का जो भी फंक्शन यूज करते हैं उससे पहले आप np लगाएंगे। तो मैं a1 एक एरे प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, इसका नाम मैंने रखा है a1, और np एरे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो np लिख लिया और फिर एरे लिख लिया। अब एरे क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप जिस तरह आप लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो इसको ब्रैकेट के अंदर आपने ये जो छोटे ब्रैकेट्स है ये तो ऑलरेडी इस फंक्शन के हैं, लेकिन एरे क्रिएट करने के लिए आपको ये बड़े ब्रैकेट फिर यूज करने होते हैं। तो इस एरे के अंदर मैंने 4 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, 4, 6, 8 और 2। सो लेट्स सी, इसको रन कर ले। सो ये आपके पास एक numpy एरे क्रिएट हुआ है। अब इस एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, और इट्स लाइक अ कॉलम वेक्टर। ये अभी से आप सीखना शुरू कर दें कि जो numpy एरे होता है वो मैट्रिसेस की लैंग्वेज में एक कॉलम वेक्टर है। तो ये हमने एक कॉलम 4 डायमेंशनल कॉलम वेक्टर क्रिएट कर लिया इन सेंस। ठीक है। अब एरे को डिफरेंट तरीकों से क्रिएट किया जा सकता है। तो ये तो एक तरीका है जब जो सबसे बेसिक है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं एक दूसरा एरे क्रिएट कर रहा हूँ, np.zeros, और मैंने यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरोस होंगे और 10 एलिमेंट्स होंगे। सो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पर हमने एक नल वेक्टर क्रिएट कर लिया, एक 10 डायमेंशनल नल वेक्टर हमने क्रिएट कर लिया। सो दिस इज a column vector which has all zeros, so it's a null vector of 10 dimensions. तो इसको आप एरे भी कह लें या आप इसको 10 डायमेंशनल वेक्टर भी कह लें, कॉलम वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पर np.ones, यहाँ पर मैं एक थर्ड एरे क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या आएगा, कोई बता सकता है? ये अगर np.0 से मुझे जीरोस का एरे मिल रहा है, तो np.1 से मुझे क्या मिलेगा? एनीवन? 1 मिलेगा सर, और 6 टाइम 1 मिलेगा। तो 6 डायमेंशनल टाइम वन में। वेक्टर हमें मिल रहा है और सारी एंट्रीज 1 है। ठीक है। देन यहाँ पर आगे और आ जाएं, जहां पर आपका कंफ्यूजन हो सो प्लीज आस्क क्वेश्चन। यहाँ पर मैं एक फिफ्थ एरे क्रिएट कर रहा हूँ, और ये मैं इसको एक रैंडम नंबर से क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर तो हम 1 और 0 दे रहे थे ना, तो यहाँ पर np.random.random इंटू और 10, तो ये एक 10 एलिमेंट्स एरे क्रिएट करेगा, लेकिन ये रैंडम नंबर्स होंगे। ठीक है। तो लेट्स सी, 10 एलिमेंट्स है और सारे रैंडम नंबर्स हैं। इसको अगर मैं फिर से रन कर लूँ तो जरूरी नहीं है कि मुझे दोबारा से ये नंबर मिले, बिकॉज दिस इज रैंडम। तो ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से चीजें ले रहा है। ठीक है। तो ये भी सम टाइम यूज होता है। और सिक्स मेथड जो है एरे क्रिएट करने का, वो ये है कि np.lenSpace, और इसको हमने देख भी लिया था।
जब हम प्लॉटिंग कर रहे थे प्लॉटिंग का जो हमारा सेशन था उसके अंदर हमने एरेस को इस तरीके से क्रिएट करना सीखा था। तो np डॉट लेंथ स्पेस आपको ऑलरेडी पता है। अब ये क्या करेगा, A6 एरे जो क्रिएट होगा इसके अंदर क्या होगा, 0 से 10 तक एलिमेंट होंगे, लेकिन उसको 20 इक्वल पीसेस में ये डिवाइड करेगा। तो मुझे जो एरे मिलेगा उसके अंदर 20 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उसका रेंज क्या होगा, 0 से 10 तक और 20 इक्वल पीसेस में। सो लुक एट 0 से लेकर 10 तक और 20 इक्वल पीसेस में इसने डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं इसका ये कम कर दूं, लेट सपोज इसको मैं 5 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर लूं, सो नाउ यू कैन सी कि 5 0 से 10 तक इसने 5 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर ले। तो ये 0 पहला फर्स्ट एंट्री है और 10 दूसरी एंट्री है, और बाकी इसने इक्वल उसको स्प्लिट किया हुआ है। आप इसको 15 में भी स्प्लिट कर सकते हैं, आप इसको 1500 में भी स्प्लिट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसको हम मोस्टली प्लॉटिंग के लिए यूज करते हैं। सेवंथ जो है एरे क्रिएट करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि np डॉट अरेंज। अब np डॉट अरेंज और लेंथ स्पेस किस तरह से काम करते हैं, लेंथ स्पेस में आप फर्स्ट और लास्ट एंट्री देते हैं, और जब आप यहाँ पर जो तीसरा नंबर देते हैं वो उतने स्लाइसेस बनाता है, 15 स्लाइसेस इस केस में इसने बनाए हैं। लेकिन ए रेंज के अंदर आप फर्स्ट एंट्री देते हैं, लेट सपोज दिस 0 और सेकंड एंट्री है 60, तो रेंज जो है वो 0 से 60 तक है। लेकिन आपने यहाँ पर स्टेप डिफाइन करना होता है, कितने स्टेप में आपने जाना है। तो अब आप जा रहे हैं 0.5 के स्टेप्स के साथ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको कम कर लूँ, लेट सपोज इसको मैं करता हूँ 20। तो अब अगर ये 0.5 के स्टेप से जाएगा तो कितने एलिमेंट्स का एरे आपको मिलेगा, 0 से लेकर 20 तक अगर आप उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लें तो टोटल एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। मतलब 40 सर, 40 स्टेप्स होंगे। यस। तो इस एरे के अंदर आपके 40 स्टेप्स, 40 मेंबर्स हैं, 40 इंटीजर्स हैं, क्योंकि आपने 0 से 20 तक इसको रेंज दिया हुआ है और आपने स्टेप साइज रखा है 0.5। इस स्टेप साइज को आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज आप इसको 0.5 कर ले, 0.2 कर ले, तो अब ये बहुत ज्यादा देखिए आपने स्टेप साइज 0.2 रख लिया। सो ये आप इस तरह से आप एरे को क्रिएट करते हैं, ये क्रिएशन का तरीका है। सो एनी क्वेश्चन सो फार कि एरे को डिफरेंट तरीकों से क्रिएट किया जाता है। देन नेक्स्ट जो है वो है एरेस के ऊपर ऑपरेशन। एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि एरेस आर होमोजेनियस ऑब्जेक्ट्स, इसके ऊपर आप वन गो में ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जो भी ऑपरेशंस आप इसके ऊपर करते हैं वो वन गो में परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर देख ले, इस लाइन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, A1 स्क्वायर कर रहा हूँ। तो A1 हमारी एरे थी ये वाली, इसके अंदर है 4, 6, 8 और 12। तो अगर इसको मैं स्क्वायर कर लूँ तो इसके सारे एलिमेंट जो है वो स्क्वायर हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, A1 इंटू 2, आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन शो किया है। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये इनफैक्ट मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, A1 इंटू 2। लुक इट, मेरा एरे के अंदर क्या एलिमेंट्स है, 4, 6, 8 और 2, लेकिन मैंने कॉल क्या कर लिया है, A1 इंटू 2 मैंने कॉल किया है। तो अब मैंने इस एरे के ऊपर ऑपरेशन कर लिया, इस एरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो गए। अगर मैं इसका पावर ले लूँ, अब ये ए स्क्वायर करेगा तो हर एक एलिमेंट को स्क्वायर कर देगा। और इसके साथ डेटा टाइप भी बता दिया कि ये इंटीजर टाइप है, 32 बिट्स है, ठीक है। आप इसको 64 बिट में भी सेव कर सकते हैं। सो एरेज आर वेरी वेरी फास्ट ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन एरे। तो एक ऑपरेशन करने से सारे एलिमेंट्स पे वो अप्लाई हो जाता है। तो देखें यहाँ पर मैं फर्स्ट A1 जो एरे ऊपर डिफाइन है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर इस सेल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेल नंबर 15 अभी चलेगा, इस सेल के अंदर मैं कर रहा हूँ कि A1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और फिर देखता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स 10 से बड़े हैं। तो देखिए ये वाला एरे है, इसके अंदर 8 जो है इट इज लेस देन 10, 12 जो है ग्रेटर देन 10 है, 16 ग्रेटर देन 10 है और 4 लेस देन 10 है। तो अगर मैं इसको परफॉर्म करूंगा तो मुझे बुलियन टाइप एरे मिलेगा, उसके अंदर ट्रू और फॉल्स होंगे, क्योंकि मैं एक लॉजिकल ऑपरेशन चेक करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो 2 टाइम्स A1 है इसके कौन कौन से एलिमेंट्स 10 से बड़े हैं। तो 2 एलिमेंट 10 से बड़े हैं और 2 एलिमेंट 10 से छोटे हैं। तो पहला और आखिरी एलिमेंट जो है दे आर लेस देन 10, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। और ये जो मिडल वाले हैं दे आर
ग्रेटर देन 10 तो यहाँ पर आई होप के ट्रू आएगा। सो लेट्स सी, देखिए फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। तो इसका जो आंसर आया है, ये वाला जो एरे है, इस एरे के अंदर बूलियन टाइप डेटा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप आ जाएं अगले लाइन में, तो अगले लाइन के अंदर क्या हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाई A4 प्लस 5 टाइम्स A4। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ऊपर यहाँ पर A4 डिफाइन किया हुआ है, A4 के अंदर क्या चीजें हैं, A4 के अंदर रैंडम नंबर्स हैं ये वाले। अब इन रैंडम नंबर्स के साथ में क्या कर रहा हूँ, इस एरे का मैं 1/4 ले रहा हूँ, फिर 5 टाइम्स A4 ले रहा हूँ। तो मुझे एक अपना जो ओरिजिनल एरे है वो, उसके अंदर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 डायमेंशंस हैं, तो ये भी 10 डायमेंशनल ही मिलेगा। व्हाट हैज हैपेंड, 1/A4 plus 5 times A4, A4 is not defined, A4, सर ये F5 आपने डिफाइन किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर इसको F5 कर लेते हैं, सॉरी इसका नाम F5 है। सो लुक, ये क्या हो, ये इस स्टेप के अंदर क्या हुआ है, 1/A5 plus 5 times A5, इस ऑपरेशन के अंदर ये हुआ है। तो ये जो पहला है वो ये है 1/A5, और फिर दूसरा जो है 5 टाइम्स A5, और फिर इन दोनों को ऐड किया हुआ है। तो ये दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन एरेज। अब नेक्स्ट इस सेल के अंदर आगे 18 सेल के अंदर देखें, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, A6 और A6 स्क्वायर को प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज X एंड दिस इज Y। तो यहाँ पर देख लें, A6 जो मेरा एरे है, व्हाट इज A6, A6 मेरा ये है, 0 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं और ये वाला एरे है। अब इस एरे को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर इसको प्लॉट कर रहा हूँ। तो दिस इज जस्ट लाइक प्लॉटिंग अ पैराबोला, यू विल सी, ये x है और ये y है। तो y किसके बराबर है, y जो है वो x के स्क्वायर के बराबर है। तो लेट्स रन दिस एंड सी, तो इट्स अ पीस ऑफ पैराबोला। अगर आप इसको क्यूब कर ले, so you will see what's wrong। हाँ ठीक है, ये यहाँ पर जो एरे हमारा है ना, ये नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं है। अगर हम इसको नेगेटिव नंबर्स दे दे तो देन वी विल बी एबल टू सी के जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी आ रहे हैं। और इसको लेट सपोज मैं 150 इक्वल पार्ट्स में कर लेता हूँ, लेट्स रन दिस। अब ये हम हमारा जो प्लॉट आएगा दैट विल बी वेरी स्मूथ। कहाँ पर है ये, अब जैसे ये नेगेटिव नंबर्स भी लेगा। सो लुक दिस इज नाउ A3, क्योंकि मैंने A6 को अपडेट कर दिया। और अगर आप इसको स्क्वायर करना चाहते हैं, सो यू विल गेट अ पैराबोला। तो दिस इज हाउ यू डू ऑपरेशंस। फिर A5 जो हमने रैंडम लिया हुआ था, हम इसको हिस्टोग्राम में प्लॉट भी कर सकते हैं। सो plt.hist, हिस्ट मीन के हिस्टोग्राम, तो उसके अंदर रैंडम डेटा है तो आपको रैंडमली हिस्टोग्राम मिलेगा। तो ये इसका हिस्टोग्राम है। देन हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो फंक्शन में एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो ये एक फंक्शन है। और अब इसको मैं प्लॉट भी कर रहा हूँ। तो प्लॉटिंग के अंदर मैं क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, A7 इंटू एफ ऑफ A7। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और किस इंडेक्स के साथ कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है A7 के साथ। तो A7 के अंदर जितनी एंट्रीज हैं वो सब पे ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो इसका प्लॉट आपके पास इस तरह से आएगा। और उस A7 के अंदर एंट्रीज कम है तो आपका जो प्लॉट है ये इतना अच्छा नहीं है। तो लेट्स इंक्रीज एंट्रीज इन A7 और फिर इसको फिर से रन करते हैं। तो A7 जो है उसके अंदर एंट्रीज हमने रखी है 0 से लेकर 20 तक एंट्रीज हैं। तो अगर इसको मैं 0 से लेकर 100 तक एंट्रीज दे दूँ और फिर 0.5 में इसको डिवाइड कर लूँ, तो अब ये जो हमारा प्लॉट बनेगा ये ज़रा ज़रा इंक्रीज उसका, ये प्लॉट अब थोड़ा सा बेहतर आ जाए। सी, हमने जो A7 है उसका रेंज बढ़ा दिया, 0 से लेकर 100 तक कर दिया। सो लुक दिस इज द फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये जो प्लॉट है ये सिंपल साइन एक्स नहीं है, बल्कि ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। तो एक्स स्क्वायर इसका जो एनवलूप है, इट्स ग्रोइंग लाइक अ पैराबोला, दिस इज द एनवलूप। ठीक है, इस साइन एक्स का जो एनवलूप है वो एक्स स्क्वायर है। तो एनवलूप पैराबोलिकली ग्रो कर रहा है दोनों तरफ से। और फंक्शन का जो ओवरऑल बिहेवियर है दैट्स साइनोसाइडल। तो ये आप इस तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर ये एक मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, जिस तरह साइन एक्स और कॉस एक्स है,
और भी बहुत सारे फंक्शन आपको इस लिस्ट में मिल सकते हैं, numpy के अंदर कौन कौन से फंक्शनलिटी यूज होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन कौन कौन से है, तो इस पे जाके आप फर्दर फंक्शंस भी देख सकते हैं। देन जो नेक्स्ट सब हेडिंग है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्रूशल है कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग किस तरह से होती है एरेस के अंदर। अब इंडेक्सिंग आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ लिस्ट, कि लिस्ट के अंदर आपने इंडेक्सिंग सीखी हुई है, तो उसी तरह का तरीका है, लेकिन यहाँ पर स्लाइसिंग जो है वो एक दूसरा, उसके अंदर भी हर स्लाइसिंग हो सकती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग के अंदर, ये बहुत रोल प्ले करता है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो यहाँ पर एक एरे हम क्रिएट कर रहे हैं A1 के नाम से, और उसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और 10। अब इसका अगर हम इंडेक्सिंग देख लें, तो इंडेक्सिंग में अगर हम दूसरे इंडेक्स पे देखना चाहें, तो दूसरे इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, देखें ये वाला 0 होता है, ये वाला 1 होता है, और ये वाला 2। आपको अगर इंडेक्सिंग आप रिकॉल कर ले लिस्ट के टर्म्स में, तो अगर मैं इस सेल को रन करूंगा, ये 28 सेल को, अभी जो 28 होने वाला है, इस सेल को अगर मैं रन करूंगा, तो आई शुड गेट 6, बिकॉज दिस इज इंडेक्स 0, 2 जो है इंडेक्स 0 पे पड़ा है, 4 इंडेक्स 1 पे पड़ा है, और 6 जो है इंडेक्स 2 पे पड़ा है, सो आई शुड गेट 6। ठीक है, और अगर इसको मैं -2 कर लूँ, देन व्हाट शुड आई गेट, -2 पे ये वाला जो 10 है ये -1 पे पड़ा है, और 8 जो है -2 पे पड़ा है, तो अब मुझे -8 में मुझे 8 मिलना चाहिए यहाँ पर। सिमिलरली ये वाला जो प्रोसीजर है, ये जो आप यहाँ पर कॉलन लगा लेते हैं, तो ये थर्ड इंडेक्स के ऑनवर्ड जितने भी हैं वो मुझे यहाँ से मिलेंगे। सो लेट्स रन दिस एंड सी कि क्या मिलता है। तो देखें ये आपका थर्ड इंडेक्स है, 1 2 3, थर्ड इंडेक्स ये है, थर्ड इंडेक्स के ऑनवर्ड जितने एलिमेंट्स है वो आपको मिल रहे हैं, वो ये है 8 और 10। ठीक है, अगर आप इसको सेकंड इंडेक्स कर लें, तो ये आपका सेकंड इंडेक्स, बल्कि ये वाला, तो अब आपको ये मिल रही, ये सेकंड इंडेक्स है, तो 4 6 और 8 आपको ये मिल रही। और अगर यहाँ पर आप कुछ भी ना लगाएं, तो आई गेस यू विल गेट द फुल एरे। ठीक है, तो आपको फुल एरे मिल रहा है। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपने कोई नहीं बताया, लेकिन अगर ये आप डिफाइन कर ले, लेट सपोज अगर यहाँ पर मैं इसको 1 कर लूँ और इसको मैं लेट सपोज 3 कर लूँ, तो ये मुझे इस रेंज के अंदर, तो ये 1 है एंड आई गेस दिस इज 3, तो मुझे आई गेस सिर्फ 4 ही मिलेगा। सो लेट्स रन दिस एंड सी, बल्कि ये दोनों मिल रहे हैं ये वाले। तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, कि आप अपनी मर्जी का पोर्शन इसमें से उठा लेते हैं। तो दिस हेल्प्स इन कोडिंग। फिर ये वाला तो हमने इसका तो हमने फंक्शन देख लिया, ये वाला -2, और ये इस कॉलन के साथ है। फिर यहाँ पर इसकी फंक्शनलिटी देख लें, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से 2 6 और 10, तो ये आपका जो है वो एक को छोड़ के जा रहा है। यहाँ पर आपने जब कुछ नहीं दिया था ना, तो आपको सारा एरे मिल रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर आप 2 दे दें, तो ये इसका स्टेप साइज है। अब आपने स्टेप साइज 2 दे दिया, तो इट मीन एक को प्रिंट करेगा और एक को छोड़ेगा। तो देखिए बीच में जो है 4 को स्किप कर दिया और 8 को भी स्किप कर दिया, और बाकी आपको दे दिए। तो यहाँ पर से आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये इसके साथ आप खुद खेल के देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो स्लाइसिंग का तरीका है वो आपको क्या एलिमेंट देता है। तो ये आप अपने एरे से अपनी मर्जी का इंडेक्स, अपनी मर्जी का एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब दिन यहाँ पर आ जाए, A1 जो एरे है जो कि यहाँ पर है ये वाला, इस एरे के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो 3 से बड़े हैं। तो A1 ग्रेटर देन 3, तो पहला एलिमेंट लेस देन 3 है, तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है क्योंकि पहला एलिमेंट 2 है और बाकी एलिमेंट 4 6 8 है। ये देख लें इस एरे के अंदर पहला एलिमेंट लेस देन 3 है और बाकी ग्रेटर देन 3 है, तो ये आपको इसके लिए फॉल्स करता है और बाकी चारों के लिए ट्रू कर देता है, और आपका एरे कन्वर्ट हो जाता है बूलियन टाइप में। तो ये जो एरे है, जो नया एरे बन गया यहाँ पर, अगर आप इसको कोई नया नाम दे देते हैं, लेट सपोज इसका नाम है, आपने इसको x नाम दे दिया इस एरे को, तो x एरे इज नाउ अ बूलियन टाइप एरे। अब खैर ये कॉल नहीं होगा, इसको कॉल करने के लिए मुझे x लगाना पड़ेगा। तो देखें अब मेरे पास x जो है एक नया एरे बना है और उसके अंदर बूलियन टाइप डेटा है, पहली एंट्री फॉल्स है, बाकी सारी एंट्री ट्रू है। देन अब A1 के अंदर मैं जो एलिमेंट ग्रेटर देन 3 है वो कॉल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इसमें इस वाले में और इस वाले में फर्क यह है कि अब ये मुझे जो ग्रेटर देन 3 वाले नंबर से वो मुझे प्रिंट करके देगा। तो लुक इट, यहाँ पर ये वाले जो ग्रेटर देन 3 है वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, A1 %4, A1 %4 में क्या होता है, %4 क्या करता है, आपको
रिमाइंडर देता है। तो ये A1 के अंदर जितनी एंट्रीज है उसको 4 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको देगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए मेरा बल्कि A1 यहाँ पर है, ऊपर है, ये A1 है इधर। यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो है वो 4 से डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर आएगा वो आपको मिलेगा। तो अगर 4 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 होगा। 6 अगर 4 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 2 आएगा। 8 अगर 4 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। और 10 अगर 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। और ये 2 जब 4 से डिवाइड होगा तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो ये एज अ 2 खुद एज अ रिमाइंडर ही बचेगा। तो यहाँ पर अगर इसको मैं ऑपरेट करूंगा तो मुझे सिर्फ रिमाइंडर्स ये देगा। तो लुक 2 एज इट इज आ गया। 4 डिवाइडेड बाय 4 इज नो रिमाइंडर। 8 डिवाइडेड 6 डिवाइडेड बाय 4 इज 2 रिमाइंडर। 8 डिवाइडेड बाय 4 इज नो रिमाइंडर तो 0। और 10 डिवाइडेड बाय 4 इज 2 रिमाइंडर। तो यहाँ पर ये एक दूसरा एरे मुझे मिल गया। अब यहाँ पर इधर क्या हो रहा है, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन के अंदर A1% 4 इक्वल डबल इक्वल 4। यहाँ पर ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन के लिए रिमाइंडर 0 आता है। तो जिन जिन के लिए रिमाइंडर 0 आता है उनके लिए ट्रू हो जाएगा, और जिनके लिए नहीं आता तो वो फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे ट्रू फॉल्स में आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर लुक एट, सिर्फ इसके लिए रिमाइंडर 0 है और इसके लिए रिमाइंडर 0 है, बाकी इनके लिए रिमाइंडर 0 नहीं है। तो ये आपको ट्रू और फॉल्स में ये इसका आउटपुट मिल रहा है। हाँ, ये मीटिंग जो है ना वो 10 मिनट बाद ख़त्म होगा। तो इसी लिंक को आपने, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो इसी लिंक को आपने फिर से ज्वाइन करना है, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सो दिस वाज बेसिक ऑपरेशंस ऑन एरे। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस है जिससे आप इसके साथ खेल सकते हैं फर्दर। देन मल्टी डायमेंशनल एरेज, ये तो 1D एरेज थे। तो 1D एरे से आपको कॉलम वेक्टर्स मिल रहे थे। अब हम 2 डायमेंशनल एरेज या मल्टी डायमेंशनल एरेज पढ़ेंगे। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज से आपको मैट्रिसेस मिलते हैं। यूजुअली 2 डायमेंशनल एरेज से आपको मैट्रिसेस मिलते हैं। तो लुक एट, अब मैं यहाँ पर जो A1 एरे क्रिएट कर रहा हूँ उसके अंदर मैं उसके जो एलिमेंट्स है ना वो, अब आप देख ले, ये इसका पहला एलिमेंट है, ये तो ये फर्स्ट रो होगा मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स का दूसरा रो होगा, और ये मैट्रिक्स का तीसरा रो होगा। तो ये मुझे A1 जो एरे है ये मुझे एक 3x3 मैट्रिक्स मिलेगा, और ये उसका पहला रो होगा, ये दूसरा और ये तीसरा। दिस इज कॉल्ड अ 2 डायमेंशनल एरे, ये वाला। इसके अंदर आप लिस्ट विद इन लिस्ट आप एंटर कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री एक लिस्ट है, एक 3 डायमेंशनल है, नॉट 3 डायमेंशनल, 3 एंट्रीज हैं। इसके अंदर 3 एंट्रीज हैं और इसके अंदर 3 एंट्रीज हैं। तो ओवरऑल दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ मैट्रिक्स इन NumPy। np.array से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो लुक, ये एरे जो है आपको 3x3 मैट्रिक्स दे रहा है। 4 6 4 ये पहला रो है, 2 1 2 दूसरा रो है, और 5 6 7। और इसी मैट्रिक्स को आप दूसरे तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने W क्रिएट किया हुआ है। तो W कैसे क्रिएट हुआ है, np.matrix, और एग्जैक्टली यही इनपुट है जो ऊपर यहाँ पर है। तो ये आपका मैट्रिक्स है, दोनों एक ही चीज़ है। NumPy के अंदर एरेज, ये वाला जो एरे है ये 2 डायमेंशनल एरे, और ये मैट्रिक्स दोनों एक ही चीज़ है। सो आप इसके साथ वर्क कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स 2 तरीकों से क्रिएट किया जा सकता है, 2 डायमेंशनल एरे से या सिर्फ मैट्रिक्स लिखने से। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन किस तरह से करते हैं, जिस तरह हम एरेस के ऊपर ऑपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स है मेरा, अब मैं इसको A1 स्क्वायर कर रहा हूँ। तो A1 स्क्वायर क्या करेगा, दिस इज सिंपल ऑपरेशन, ये हर एक एलिमेंट को स्क्वायर कर देगा। ठीक है, मैट्रिक्स वही 3x3 रहेगा, लेकिन ये जो एंट्री है ये सॉरी नॉट स्क्वायर नहीं है, बल्कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 4 जो है वो 8 हो जाएगा, ये 6 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस एंड सी, हर एक एंट्री 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। फिर इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स की हर एक जो एंट्री है ना उसको 2 को मैं इस एंट्री से डिवाइड कर रहा हूँ। रिमेंबर, ये एंट्री 2 से डिवाइड नहीं हो रही, बल्कि 2 एंट्री से डिवाइड हो रहा है। तो 2 नंबर जो है पहले 8 से डिवाइड होगा, फिर ये 2 नंबर 12 से डिवाइड होगा, फिर ये 2 नंबर 8 से डिवाइड होगा, और आपको मिलेगा मैट्रिक्स ही। तो देखिए 2 जब 8 से डिवाइड होगा, बल्कि 8 से नहीं, 8 जो है 8 तो स्क्वायर की एंट्री है, हम इससे डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये A1 मैट्रिक्स है। ये वाला मैट्रिक्स जो है ये 2 टाइम्स A1 है। तो ये आप इसके साथ ये कर सकते हैं।
अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं हर एक एंट्री को 2 से डिवाइड कर लूँ तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये। अब ये ऑपरेशन हर एक एंट्री को 2 से डिवाइड करेगा। लुक, ओरिजिनल मैट्रिक्स देख ले, ये वाला मैट्रिक्स ना देखे, दिस इज A1 टाइम्स, ये A1 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये वाला मैट्रिक्स देख ले, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो अब इसकी हर एक एंट्री 2 से डिवाइड हुई है। तो दिस इज बेसिक ऑपरेशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये आप इजीली कर सकते हैं। आप 2 मैट्रिक्स ऐड भी कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स को अगर आप खुद के साथ ऐड भी कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले, जो भी करना चाहते हैं, बस वही ऑपरेटर बीच में लगा लिया करें। सो ऑपरेशंस आर वेरी सिंपल। हाँ, बूलियन इंडेक्सिंग A1 ग्रेटर देन 5। अब ये मेरा ऊपर जो A1 मैट्रिक्स है उसकी कौन कौन सी एंट्रीज 5 से ग्रेटर है, तो ये मुझे ट्रू फॉल्स में बता देगा। इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 3 एंट्रीज जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो लेट्स सी, देख लें, ये वाली एंट्री ग्रेटर देन 5 है, ये ग्रेटर देन 5 है और ये ग्रेटर देन 5 है। बाकी 5 या 5 से छोटी एंट्रीज हैं। तो ये जो आपका मैट्रिक्स बना है, दिस इज बूलियन मैट्रिक्स। इसके अंदर आपके बूलियन डेटा है। अब A2 एक मैट्रिक्स में क्रिएट कर रहा हूँ रैंडम नंबर से, ये एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहा हूँ मैं। पहले अगर आपको याद था ऊपर में, तो हम 1 डायमेंशनल में सिर्फ एक आर्गुमेंट देते थे, तो ये मुझे सिंपल ये चीज देगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं डॉट 3 और कर लूँ तो ये मुझे 3x3 का मैट्रिक्स देगा। अब लुक, ये एक रैंडम मैट्रिक्स है जिसके अंदर रैंडम एंट्रीज हैं और ये 3x3 है। रैंडम मैट्रिक्स वो होता है, ये रैंडम एंट्रीज वो होती हैं जो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ये पिक करता है, या तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से या कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वो रैंडम होता है, प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस होता है। तो हर दफा जब आप इसको रन करेंगे तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मैं इसको फिर से रन कर लूँ तो लुक एट, मुझे ये एंट्रीज नहीं मिलेंगी। आप इसको एक दफा देख के इसको मेमोराइज अगर कर सकते हैं तो देख लें। फिर से रन करता हूँ तो ये एंट्रीज नहीं मिलेंगी। लुक, फिर से रन करूंगा तो और एंट्रीज मिलेंगी, फिर से रन करूंगा तो और एंट्रीज मिलेंगी। हर एक दफा जब इसको रन करेंगे तो आपको रैंडम मैट्रिक्स मिलेगा। और इसकी यूटिलिटीज होती है, जब आपको रैंडम मैट्रिक्स कहीं पर यूज करना है तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर भी एलिमेंट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। पहला जो हमारा A1 मैट्रिक्स है उसको कॉल कर ले, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं देख लूँ कि 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, तो 0 इंडेक्स पे मुझे ये वाला, ये रो पड़ा हुआ है, तो मुझे ये कॉलम वेक्टर प्रिंट करके देगा। ये पूरा रो। अगर यहाँ पर मैं 1 लिख लूँ तो ये मुझे दूसरा रो दे देगा। और अगर यहाँ पर मैं 3 लिख लूँ तो ये मुझे, बल्कि 3 नहीं 2, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो ये मुझे तीसरा रो दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप इस तरफ से भी कर सकते हैं। ये वाला देख ले कि इससे क्या मिलता है आउटपुट में। इससे आपको ये वाला कॉलम मिल रहा है, लुक एट 616। तो ये आपने कैसे कॉल किया हुआ है? इस पहले कॉलम को कॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कॉलन लगा लिया, फिर ये इसका सिंटेक्स है, फिर कॉमा और फिर 1। अगर आप 0 लगाते हैं तो आपको 0 से आपको पहला कॉलम मिलेगा। यस, ये वाला कॉलम 4 to 5, बल्कि मैंने क्या कर लिया, हाँ बिल्कुल 4 to 5 ये वाला। और अगर आप यहाँ पर 2 कर लें तो आपको ये वाला 4 to 7 वाला कॉलम मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली ये इसके और आप आगे देख सकते हैं। फिर ये यहाँ पर आपको एक एलिमेंट, ये जो इंडेक्सिंग है ना, इस तरह की इंडेक्सिंग, यहाँ से आपको आप एक एलिमेंट आपको देगा। ये तो आपको फुल रो या कॉलम देता था, अब यहाँ से आपको वो एक एलिमेंट मिलेगा। तो देख लें, बल्कि छोटा सा पोर्शन आपको मिल रहा है। कौन सा पोर्शन मिल रहा है? इस ऑपरेशन से, इस ऑपरेशन से आपको ये वाला पीस मिल रहा है 1/6। अब आप इसको चेंज करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन आपको इस वाले ऑपरेशन से आपको मैट्रिक्स का ये पोर्शन मिल रहा है 2/7। तो इसके साथ आप खुद फर्दर खुद खेल सकते हैं कि ये कॉलन लगा के और डिफरेंट नंबर्स दे के साथ कॉमर्स लगा के, तो आप किसी मैट्रिक्स का पार्टिकुलर पोर्शन पिक कर सकते हैं अब किसी बड़े मैट्रिक्स के अंदर से। तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। फिर यहाँ पर जो A1 मैट्रिक्स है, ये आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिसाइजिंग किस तरह से होती है, मैं एक नया मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ B1, और B1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा A1 मैट्रिक्स है उसको मैं 6/6 करना चाहता हूँ। ये वाली नंबर यूज होंगी, ये जो A1 के अंदर नंबर्स हैं यही नंबर यूज होंगी, लेकिन मेरे मैट्रिक्स का साइज ये बढ़ा देगा, 6/6 कर देगा। तो देखें, नंबर्स वही हैं जो A1 के अंदर नंबर्स हैं, लेकिन मैट्रिक्स 6/6 इसने कर दिया। अगर आप इसको
6/8 करते हैं तो आपको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे देगा, या अगर 8/8 करते हैं तो आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा। सो दिस इज हाउ यू रीसाइज योर मैट्रिक्स जिस अकॉर्डिंग टू योर नीड, जहां जहां पर आपको रिक्वायर्ड होता है उसी के मुताबिक आप इसको करते हैं। सो ये इसको 6/6 कर ले। हाँ, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट्स डीलिंग विद 2D फंक्शंस, कंटूर प्लॉटिंग एंड 3D प्लॉटिंग। तो कंटूर प्लॉटिंग और 3D प्लॉटिंग किस तरह से होती है, और 2D फंक्शंस। अब अगर आपको याद हो तो जो बेसिक प्लॉटिंग है उसके अंदर हमने सिंपल प्लॉटिंग सीखी थी कि जो वन डायमेंशनल प्लॉटिंग जो है या लीनियर प्लॉटिंग किस तरह से करते हैं कि आप एक इनपुट देते हैं अपने फंक्शन को और आपको एक आउटपुट मिलता है। सो एक्स और वाई आप प्लॉट करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपको एक्स और वाई एज ए इनपुट देना पड़ते हैं, और ये एक 2 डायमेंशनल फंक्शन के लिए, और फिर आपको एक थर्ड वेरिएबल के अगेंस्ट उसको प्लॉट करना पड़ता है। तो इसके लिए जो नम पाई है वो बहुत यूजफुल है ये 2D और 3D प्लॉटिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, अभी अभी हम लेंथ स्पेस से दो एरेज क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्स भी एक एरे है और वाई भी एक एरे है, और ये -10 से 10 तक 20 नंबर्स हैं, और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूँ तो लुक एट, एक्स एरे के अंदर क्या है, -10 to 10 नंबर्स हैं, और 5 इक्वल पीसेस के अंदर डिवाइड है। ठीक है, सिमिलरली वाई के अंदर भी यही है। ठीक है, अब मैं 2D प्लॉटिंग के लिए या 3D प्लॉटिंग के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है, दिस इज द लाइन, ये मेश ग्रिड। अब मैं मेश ग्रिड क्रिएट करूंगा तो मेश ग्रिड इज अ मैट्रिक्स, ये एक्स और वाई वैल्यूज को मैट्रिक्स दे देता है। तो फिर आप अपने फंक्शन को, जो मेरा फंक्शन है ये, मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूँ, ये वाला फंक्शन है x² + y², इट्स 3D पैराबोला, आप इसको कह ले, एक कोन है, कोन तो खैर नहीं है, एक पैराबोलिक बाउल है, क्योंकि x² एक पैराबोला है, y² दूसरा पैराबोला है, और अगर आप इसको 3D में प्लॉट करते हैं तो ये आपको एक पैराबोलिक कोन दे देता है। तो इसको प्लॉट करने के लिए इसकी जो एंट्रीज है वो मैं x और y नहीं दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर मेश ग्रिड डिफाइन करता हूँ। तो मेश ग्रिड इज अ वेरी यूजफुल आर अ मस्ट फंक्शनलिटी फॉर 2D और 3D प्लॉटिंग। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इधर जो है मैं x और y को मेश ग्रिड में क्रिएट करता हूँ। तो x मेरे पास क्या था, -10 से 10 तक नंबर्स थे, और 5 ये मेरा x और y है, दोनों एक ही है। अब जब इसको मैं मेश ग्रिड में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मैट्रिक्स बना देता है उसका। तो लुक, ये उसकी एंट्रीज थी, x की तो एंट्रीज नहीं थी, खैर x इस तरह से था, ये x है ये वाला, और ये वाला जो है xv है, xv इज अ 10/10 5/5 मैट्रिक्स, और जो x है वो 5 × 1 कॉलम मैट्रिक्स है, ये एक 1 डायमेंशनल कॉलम है, लेकिन ये 5/5 मैट्रिक्स है। सिमिलरली yv जो है वो भी एक 5/5 मैट्रिक्स है, ये मेश ग्रिड ने इसको ऐसे कर दिया। अब zv क्या है, zv के अंदर क्या हो रहा है, ये xv को स्क्वायर कर रहा है और yv को स्क्वायर कर रहा है, और फिर दोनों को ऐड कर रहा है। सो आई एम गेटिंग zv, तो ये zv है, तो ये मेरा फंक्शन है। अब ये 3 मैट्रिसेस प्लॉट करेगा 3D प्लॉटिंग के अंदर। तो अब आप आ जाए, यहाँ पर मैं कंटूर प्लॉटिंग कर रहा हूँ। कंटूर प्लॉटिंग इज अ सरफेस प्लॉटिंग। ठीक है, आपको आपने आपने देखा होगा कंटूर प्लॉटिंग डिफरेंट, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ है तो मोस्टली ये कंटूर प्लॉटिंग उस रिसर्च पेपर्स के अंदर आपको ज़्यादा मिलता है। तो लेट्स रन। अब यहाँ पर 3 चीज़ें होंगी, XV, YV और ZV, और लेवल्स मैंने 20 रखा हुआ है, और ये जो कलर स्कीम मैंने रखा हुआ है प्लाज्मा रखा हुआ है। सो कलर बार्स, प्लॉटिंग के अंदर कलर बार्स होंगी, और plt.show ये इसको शो करेगा। और तो ये प्लॉटिंग का कंटूर प्लॉटिंग है, कंटूर F। तो इस सेल को रन करने से मुझे ये दिस इज अ कंटूर प्लॉटिंग, कंटूर प्लॉट, और ये इस फंक्शन का है, ये x² + y² जो है 3 डायमेंशनल x² + y² का कंटूर प्लॉटिंग है। और ये आपको यहाँ से आप देख लें, ये वाला जो कलर है ये इंडिगो टाइप कलर जो है, दिस इज 0। तो ये मिडल की जो एंट्रीज है दिस इज 0। फिर यहाँ पर एक दूसरे लेयर पे जब आप आ जाते हैं तो इधर इस ये वाला जो कलर है इसकी वैल्यू 30 है, इससे ये वाला जो कलर है 60 है, और ये सबसे आखिरी जो कलर है, ये वाले जो आखिरी सर्कल्स जो आपको मिल रहे हैं बिल्कुल ये येलो वाले, तो ये 180 वैल्यू पे है। तो दिस इज कॉल्ड अ कंटूर प्लॉट।
अब आप इसको 3D प्लॉट भी कर सकते हैं। तो 3D प्लॉट के लिए मैं एक एक्स्ट्रा लाइन इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम matplotlib.toolkits में mplot3d, ये भी मैं भी इस चीज को भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। और ये आपका जो matplotlib है इसकी एडवांस लाइब्रेरी से 3D प्लॉटिंग को उठा लेता है, ये वाला लाइन, तो ये उसको इंपोर्ट कर रहा है। और 3D प्लॉटिंग के अंदर फिर मैं सरफेस 3D प्लॉट्स को 3D सर्फेसिस से मैं प्लॉट कर सकता हूँ। सो इसके ऊपर फिर आप अपना टाइम ले ले और इसको देख ले, वन बाय वन ये एक एक लाइन रन कर ले कि ये क्या करता है। तो लेट्स रन दिस एंड सी कि मुझे 3D प्लॉट इसका कैसे मिलता है। तो ये जो हमारा शेप था ये उसका 3D प्लॉट है। अब दिस लुक वेरी मेसी सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और अच्छा इस वजह से नहीं लग रहा है कि इसके अंदर जो मैंने एक्स और वी के मेश ग्रिड के अंदर वैल्यूज रखी है ना, दे आर वेरी वेरी फ्यू वैल्यूज। देखिए इसके अंदर मैंने 5 वैल्यूज रखी हुई है। तो मेरा कंटूर प्लॉट और मेरा जो 3D प्लॉटिंग है वो अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम इसको अगर इंक्रीज कर लेना, तो एक्स के अंदर अगर मैं एंट्रीज लेट सपोज 100 कर लूँ और वाई के अंदर मैं एंट्रीज 100 कर लूँ और फिर से इसको रन कर लूँ, अब मुझे इसको कॉल नहीं करना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा आउटपुट देगा। इसको भी मैं कॉल नहीं करता। अब अब मैंने जो मेरे इनिशियल एक्स और वाई के एरेस है उसका साइज मैंने बढ़ा दिया। तो मेरे जो मैट्रिक्स बनेंगे वो 100 by 100 मैट्रिक्स बनेंगे। पहले वो 5 by 5 मैट्रिक्स थे। तो अब ये कंटूर प्लॉट और बेहतर हो जाएगा। तो रन करते हैं। तो लुक इसके अंदर ज्यादा वो जो 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 किंक्स थे वो निकल गए। अब ये फुली सर्कुलर इसके वो आ गए हैं। देखिए आप यहाँ पर इसके लेवल्स आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको 10 कर ले तो ये जो लेयर्स हैं ये कम हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले आप मैंने लेवल्स 10 कर दिए। और ये कलर स्कीम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देख ले इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि क्या क्या कलर स्कीम्स अवेलेबल है। अगर ये आप नहीं देते तो इसके डिफॉल्ट कलर आएंगे, शायद ग्रीन और इस तरह के कलर्स हों। देन अब यहाँ पर जो 3D प्लॉट है वो अब बेहतर हो जाए क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स है उसका साइज बढ़ा दिया है। तो सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल प्लॉट जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एंड दिस इज अ पैराबोलिक बाउल। तो देख ले ये हर तरफ पैराबोला है। अगर इस कोण को आप देख ले तो एक्स में ये पैराबोला है, वाई में ये पैराबोला है और जेड के अंदर सब ये ऊपर की तरफ पैराबोलिक ग्रो कर रहा है। तो ये आपका 3D प्लॉट है इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आके इस लाइन के अंदर यहाँ पर आप अपना फंक्शन सिर्फ चेंज करें। अगर आपने दूसरा फंक्शन प्लॉट करना है बाकी इस कोड को आप ना छेड़ें, बस यहाँ से आप अपना फंक्शन चेंज करें और उसके मुताबिक आपका उसका कंटूर प्लॉट भी आएगा और उसका 3D प्लॉट नीचे आ जाएगा। तो जस्ट इस कोड के अंदर आपको ये चेंजेस करनी है। लेकिन इसके हर एक लाइन को आप समझ ले कि एक एक लाइन क्या क्या कर रहा है। ठीक है, ये इसके डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम प्लॉटिंग के बाद लीनियर अलजेब्रा पे आते हैं। तो जो बेसिक लीनियर अलजेब्रा है, अब मैट्रिक्स ऑपरेशन, आपने तो मैट्रिक्स के साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लिया, एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, लेकिन एंट्रीज को ऐड कर लिया या मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब मैट्रिक्स में ऑपरेशन किस तरह से होती है, दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, ट्रेस कैसे लिया जाता है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड होते हैं, डायगोनलाइजेशन कैसे होती है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन किस तरह से होती है, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन किस तरह से होती है, क्यू आर डिकम्पोजिशन कैसे होती है। ये डिफरेंट लीनियर अलजेब्रा के बड़े बड़े की टॉपिक्स हैं। तो ये किस तरह से होते हैं, सो लेट्स स्टडी देम क्विकली। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूँ 4 by 4, जस्ट टू टेल यू के ये आप एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर सारे वंस होंगे। आप जीरोस का भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है। फिर आप यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर मैं 3 मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूँ। इस मैट्रिक्स जो है वो एक 3 by 3 मैट्रिक्स है। तो लेट्स रन दिस। तो ये इस मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया और ये इसकी एंट्रीज है। पहला रो जो है 3 2 1 है, 5 - 5 4 है, 6 0 1 है। और ये उसका जो है वो ये इस मैट्रिक्स है। सिमिलरली B1 मैट्रिक्स इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली B2 मैट्रिक्स इज आल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स और ये इसकी एंट्रीज हैं। अब इस जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी लिया जा सकता है, इसका ट्रांसपोज भी लिया जा सकता है। तो लेट्स प्रिंट इस एंड देन
ये आपका एस है। अब इसका ट्रांसपोज अगर ले ले तो क्या होगा, ट्रांसपोज के अंदर आपके जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे और कॉलम्स जो है वो रोज बन जाएंगे। सो दिस इज एस ट्रांसपोज, दिस इज द सिंटेक्स के ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। दूसरा सिंटेक्स भी ये, इसका दूसरा सिंटेक्स भी है, ट्रांसपोज लेने का दूसरा भी तरीका है, वो आगे आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे। तो ये आपका जो इस मैट्रिक्स है, इस 89 लाइन के अंदर मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया है। तो दिस इज हाउ यू ट्रांसपोज योर मैट्रिक्स। हाँ, अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो उसकी एंट्रीज अगर कम्प्लेक्स हो, लेट्स सपोज ये एंट्रीज अगर इसको मैं कम्प्लेक्स एंट्रीज दे दूं, लाइक 2 टाइम्स जे अगर मैं कर दूं, तो ये जो एंट्री है ना, ये वाला जो मेरा मैट्रिक्स है, अब ये कम्प्लेक्स मैट्रिक्स बन गया। बल्कि मैंने जे इज़ नॉट डिफाइंड, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा कि दिस इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। एनीवेज आप इसको इसके साथ खुद खेल सकते हैं, बट जे इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, आयोटा, जे इज़ आयोटा। तो आप इसको इंपोर्ट करके फिर इसके साथ मैथ से आप जे इंपोर्ट कर ले या किसी नमपाई से इंपोर्ट कर ले, क्योंकि अब मैंने इसको इंपोर्ट किया नहीं है। तो अगर मैं इसके साथ एन पी डॉट जे लिखता तो फिर ये शायद इसको उठा लेता। आप इसको खुद इसके साथ कर ले। तो अगर आपका मैट्रिक्स कम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ हो तो फिर आप उसके साथ जो डैगर ऑपरेशन है वो करते हैं, ट्रांसपोज, कंजुगेट और ट्रांसपोज दोनों, तो वो डैगर ऑपरेशन भी इसके अंदर आ सकता है। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। फिर इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये जो 3 by 3 मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट के लिए जो सेंटेक्स है वो ये है, एन पी डॉट लीनियर अलजेब्रा। नमपाई के अंदर लीनियर अलजेब्रा का एक पैकेज पड़ा है और लीनियर अलजेब्रा पैकेज से आप डिटर्मिनेंट को कॉल कर रहे हैं, और किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कॉल कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स का। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट 52.9999 एंड सो ऑन, ये इसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है। और आपको पता है कि मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोर्ट्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी कर लें, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के बाद अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो वो भी 53 ही आएगा। लीनियर अलजेब्रा ट्रांसपोज, हाँ ट्रांसपोज का मैंने सेंटेक्स गलत दिया हुआ है, ट्रांसपोज के साथ आपने ये भी लगाना होता है। सो ये अब ट्रांसपोज करके उसका, सो सी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का दोनों का एक ही डिटर्मिनेंट है 53। ठीक है। अब ये आपको अगर डिफरेंट नजर आ रहा है ना, तो पहले केस में ये 52.999 था और यहाँ पर 53.33, तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, ये राउंडिंग ऑफ अगर इसकी आप करेंगे तो ये 53 दोनों केस में आंसर बनेगा। हाँ, तो अब आप इसका ट्रेस कैसे लेंगे, ये जो इस मैट्रिक्स है इसका ट्रेस क्या होगा। तो ट्रेस आप यहाँ से खुद देख सकते हैं, कोई बता सकता है किस मैट्रिक्स है ये जो इस मैट्रिक्स है ये वाला, इसका ट्रेस क्या है। ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, सो 3 -5 -1। -1, सो इसका जो ट्रेस है दिस विल बी -1। तो यहाँ से आप इसका ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेंबर इफ इट्स 100 by 100 मैट्रिक्स, तो इसका ट्रेस निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो खैर नहीं है, लेकिन इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन न्यूमेरिकली इट्स नॉट डिफिकल्ट, बस आप जस्ट बटन प्रेस करें। हाँ, देन ये जो इस मैट्रिक्स है ना ऊपर जो हमने इसको डिफाइन किया है, इस मैट्रिक्स का पावर कैसे लेंगे, मतलब इस स्क्वायर कैसे फाइंड करूंगा। अब इसको अगर आप बाई हैंड करते हैं, सो यू नो कि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करना इट्स वेरी टीडियस जॉब, मैट्रिक्स को 2 दफा मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकली हम क्या करेंगे, एन पी डॉट लीनियर अलजेब्रा में से हम क्या पिक कर रहे हैं, मैट्रिक्स पावर फंक्शन पिक कर रहे हैं। तो कौन सा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से, और कौन सा पावर ले रहे हैं, सेकंड पावर स्क्वायर ले रहे हैं। तो लेट्स रन दिस सेल एंड सी। तो ये आपका एस स्क्वायर है। अगर आप इस मैट्रिक्स को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सो डूइंग दिस एनालिटिकली इट्स अ मेस, इट्स अ हेडेक, लेकिन डूइंग इट न्यूमेरिकली यूजिंग numpy इट्स जस्ट 1 क्लिक। तो ये एस पावर 4 है ये वाला। तो आपने इस मैट्रिक्स का 4th पावर फाइंड कर लिया। सिमिलरली ये तो मैट्रिक्स के ऊपर हमने ये जो ऑपरेशन अभी हमने सारे कर लिए, तो ये हमने 3 by 3 मैट्रिक्स के ऊपर कर लिया। अगर हम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिमेंबर बी हमारा क्या था, लुक एट 98 लाइन के अंदर बी इज अ कॉलम वेक्टर, 1 2 3 इट्स अ कॉलम वेक्टर, और इस जो है 3 by 3 मैट्रिक्स है। तो अगर कोई 3 by 3, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एट द रेट वाला सिंबल है, एट द रेट सिंबल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस और बी जो है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, इस 3 by 3 मैट्रिक्स है
और B1 जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका जवाब क्या आएगा? कोई बता सकता है? कि 3 by 3 मैट्रिक्स अप्लाई हो जाता है कॉलम वेक्टर के ऊपर, तो आंसर क्या मिलता है आपको? A 3 by 3 matrix acting on a column matrix. It's a transformation. सर एक स्केलर मिलता है और एक कॉलम वेक्टर। स्केलर, आपको एक नया स्केलर में, मतलब अगर ये B1 मैट्रिक्स है ना, अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर ले, इसके ऊपर 3 by 3 मैट्रिक्स अप्लाई कर ले, तो आपको नया कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो ये जो एरे है आपको यही इसी तरह का एरे मिलेगा, लेकिन ये एंट्रीज 1 2 3 नहीं होंगी, क्योंकि अब आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया बाय 3 by 3 मैट्रिक्स। तो इसका जो आउटपुट होगा वो इसी तरह का होगा जिस तरह B1 है, लेकिन it will not be B1 vector, it will be a transformed, it will be a new vector. So let me show this to you. बस मैं लिख के दिखा दूं, शायद आप इस यहाँ से आप कंफ्यूज हो। ये लेट्स सपोज ये मेरे पास एक 3 by 3 मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज दिस इज A B C D E F G H I, और ये मेरा मैट्रिक्स है X Y एंड Z। तो अगर इसके ऊपर मैं अप्लाई कर लूँ, दिस इज जस्ट लाइक AX, ये मुझे क्या देगा? दिस विल गिव मी अनदर कॉलम वेक्टर देगा, लेकिन दिस विल बी प्राइम। ये वाला लेट्स सपोज दिस इज B1, तो ये कोई B2 होगा, इसकी एंट्रीज इससे अलग होंगी, ये एक्स वाई एंट्रीज के साथ नहीं होगा, ये एक्स डैश वाई डैश और Z डैश के साथ होगा, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस तरह से है, ये 3 by 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके कॉलम वेक्टर के ऊपर लग के in Dirac notation you will get a new column vector, ठीक है। और अगर ये एक आइगन ऑपरेशन है, आइगन वैल्यू ऑपरेशन है, तो यू विल गेट द सेम B1, लेकिन यूजुअली इस तरह नहीं होता। तो एक 3 by 3 मैट्रिक्स जो यहाँ पर ये है, दिस इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स एंड दिस इज 3 into 1 कॉलम वेक्टर, आपको एक नया 3 into 1 कॉलम वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो 3 by 3 मैट्रिक्स है, जो हमारी कोडिंग के अंदर इस मैट्रिक्स है, और ये लगेगा B1 के ऊपर, तो आपको, सॉरी दिस इज B1 नॉट B प्राइम, दिस इज B1, तो आपको B1 प्राइम कोई नया वेक्टर देगा, लेकिन ये कॉलम वेक्टर ही होगा। So let's get back to the coding part and see what we get. So so यहाँ पर अब आ जाए नेक्स्ट जो है, let's do this operation. तो see मुझे एक नया, this is now my new vector, ये because this is being transformed, ये इस मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स ने इस जो है वो 3 by 3 मैट्रिक्स था, इसने मेरे मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक नया कॉलम वेक्टर मिल गया मुझे, दिस इज नाउ B1 प्राइम। अब ये तरीका जो है, दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये वाला एट द रेट लगाने से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दूसरे तरीके से भी हो सकता है। ये जो फंक्शन है MAT, मैट्रिक्स MUL मल्टीप्लिकेशन, सो मैट मुल के साथ भी होता है, लेकिन इसको आप फिर दोनों मैट्रिसेस एज एंट्री दोगे, तो ये पहली एंट्री S है और दूसरी एंट्री B1 है। तो इस मैथ मुल को मैं क्या कर दे रहा हूँ, दिस इज अ 3 by 3 S मैट्रिक्स और B1 एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये यही ऑपरेशन है, इसका भी आंसर यही होगा। लुक एट एरे 10 7 9 10 7 9। सिमिलरली इस डॉट टी भी मुझे ट्रांसपोज ही देता है, जिस तरह ट्रांसपोज ऊपर मुझे ट्रांसपोज मिल रहा था ना, तो इस डॉट टी भी मुझे ट्रांसपोज ही देगा। तो ये ट्रांसपोज निकालने का एक दूसरा सिंटेक्स है। फिर अब रिमेंबर कि B1 और B2 जो ऊपर मैंने दो मैट्रिसेस डिफाइन किए हुए हैं, यहाँ पर दे आर बोथ कॉलम वेक्टर्स, ये दोनों कॉलम वेक्टर्स हैं। तो अब इन दोनों कॉलम वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट भी ले सकता हूँ, कॉलम वेक्टर प्रोडक्ट भी ले सकता हूँ, टेंसर प्रोडक्ट भी ले सकता हूँ। सो लेट्स टेक ऑल ऑफ देम। तो np डॉट से क्या होगा, B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि अगर दो कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, एक कॉलम को आप रो में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे को एज ए कॉलम रहने देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट, इससे आंसर क्या आएगा, बी वन और B2 का जो जो आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट से, तो वो नंबर होगा या कोई मैट्रिक्स होगा? अजर, सर वो नंबर होगा। वो नंबर होगा। सो सी B1 और B2 जो दोनों कॉलम वेक्टर्स थे,
उनका अगर आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया तो इसका आंसर 2 है। और डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट इस केस में एक ही होंगे क्योंकि दोनों रियल मैट्रिसेस हैं। तो अगर मैं इनर प्रोडक्ट भी लूँ तो वो भी 12 आएगा। तो अगर ये मैट्रिसेस कम्प्लेक्स होते तो फिर यहाँ पर मेरा इनर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बराबर नहीं होते, बिकॉज वी हैव स्टडीड इन द लीनियर अलजेब्रा, अगर आपको याद हो पिछले सेमेस्टर में। सो इनर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इफ यू हैव अ कम्प्लेक्स फील्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो क्रॉस प्रोडक्ट से अब आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? अगर B1 और B2 का हम क्रॉस प्रोडक्ट, दो दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो आंसर क्या आएगा? वेक्टर मिलेगा सर। वेक्टर, वेक्टर। अगर सो लेट्स सी, सो वी आर गेटिंग अ न्यू वेक्टर। सिमिलरली अगर हम B1 और B2 का आउटर प्रोडक्ट ले लें, सो व्हाट विल गेट? सर हाँ, एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो अगर B1 और B2 मैट्रिसेस जो है, मैट्रिक्स मिलेगा सर, 3 by 3 मैट्रिक्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू आर राइट। तो ये चीजें जो है ना, आप इसको एनालिटिकली भी ट्राई कर ले, खुद देख ले। सो यू आर गेटिंग आउटर प्रोडक्ट से आपको एक 3 by 3 मैट्रिक्स मिल रहा है। तो दीज आर द यूजुअल ऑपरेशन विच यू डू ऑन मैट्रिसेस। थोड़ा सा एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपने अपने लीनियर अलजेब्रा के कोर्स के अंदर, इफ यू रिमेंबर, आई गेस इन थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, जब आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था, तो आपने तकरीबन आधा सेमेस्टर इसी पे लगा लिया था कि लीनियर सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब वही लीनियर सिस्टम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एंड दिस इज जस्ट डूइंग थिंग्स विद वन क्लिक। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं। अगर मैं इसका मैट्रिक्स बना लूँ तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगा? 3x + 2y + z = 4। तो आप क्या करते हैं जब आप किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मैट्रिक्स बनाते हैं? एक कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, दूसरा कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स होता है, और फिर आप उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा? लुक एट, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दिया हुआ है और यहाँ से बनाऊंगा। तो पहला रो क्या होगा, यहाँ से कोई बता सकता है? अजहर के अलावा कोई दूसरा, एनीवन? के जो जो कांस्टेंट 3 to 1 3 to 1, तो पहला रो है 3 to 1। दूसरा रो आप ही बताएं, दूसरा रो क्या होगा? 5 - 5 + 4 एग्जैक्टली, तो ये दूसरा रो है 5 - 5 और 4। और फिर तीसरा रो क्या होगा? इसके अंदर रिमेंबर वाई वाई 6 कोएफिशिएंट है। 6 0 with 1 एग्जैक्टली 6 0 एंड z is 1। तो ए मैट्रिक्स जो है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। सो 3 to 1, 5 - 5 4 6 0 1। तो ये मेरा इस लीनियर सिस्टम का कांस्टेंट्स का आ गया, सॉरी जो वेरिएबल साइड का मैट्रिक्स था 3 by 3 वो आ गया। दूसरी तरफ जो कॉलम मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा? उसको मैंने सी नाम दिया हुआ है, तो वो है 4 3 0। तो सी मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स एंड इट्स 4 3 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, आपको पता है सोल्यूशन इसका क्या होता है? सोल्यूशन में आपको एक्स सर एक्स वाई जेड के एक्स वाई और जेड वैल्यूज। की वैल्यूज मिलती है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप ये फंक्शन यूज करते हैं, np.len, लीनियर अलजेब्रा से आप कॉल करते हैं सॉल्व फंक्शन। और सॉल्व के अंदर आप किस तरह से सॉल्यूशन दे रहे हैं, मतलब किस तरह से सिंटेक्स किस तरह से है? जो 3 by 3 मैट्रिक्स है उसको पहले लिख ले ए, और जो कॉलम मैट्रिक्स है उसको बाद में लिख ले, एंड देन क्लिक। तो ये आपको आपका जो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक। तो ये सॉल्व करने का तरीका है। अब आप ये 3 by 3 मैट्रिक्स है और 3 into 1 कॉलम मैट्रिक्स है। रिमेंबर, अगर आपके पास इतना बड़ा सिस्टम है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इन क्वांटम मैकेनिक्स दिस इज 100 by 100 मैट्रिक्स और 1000 by 1000 मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करना जो है एनालिटिकली इट्स क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन न्यूमेरिकली डूइंग विद numpy एंड विद पाइथन इट्स जस्ट वेरी इजी। तो ये आप यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फिर अपने बुक के अंदर जो आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है ना, बेसिक वाला, आपके रजिस्टर के अंदर जो आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हैं, उसी से आप इक्वेशन इसके अंदर अपनी मर्जी के इसको एडिट करके 3 by 3 है, 4 by 4 है, जिस तरह भी आपने सिस्टम सॉल्व किए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पर रख के इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये सोल्यूशन ठीक है या गलत है। और यहाँ पर यूजुअली एक कंफ्यूजन यहाँ पर अराइज होता है, मे बी ये जो एक्स वाई जी है ये आपको यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा से उल्टे तरतीब से मिले, तो फिर आपको इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना सर पड़ता है। जी जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, कुछ
जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी जी। सर। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल में मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम पाइथन में किस तरह सॉल्व करेंगे? वो पाइथन पे। उसको पाइथन पे सॉल्व करने के लिए आपको उसका टेलर एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और उसके अंदर डिफरेंट कम्यूटेटर्स अगर हैं तो वो लगाना पड़ेंगे, या डिफरेंट पावर्स आएंगे। मतलब जिस तरह आपके पास ई पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 बाई 3 फैक्टोरियल। तो अगर ये ई पावर एक्स की बजाय ई पावर ए हो, मतलब ए एक मैट्रिक्स हो, तो ये आप इसको टेलर एक्सपेंड कर ले तो क्या आएगा, 1 प्लस a by 1 factorial plus a square by 2 factorial plus a cube by 3 factorial and so on। तो ये आपका एक इनफिनिट सीरीज बनेगा। तो पाइथन आपको e पावर a डायरेक्टली नहीं करेगा, पाइथन के अंदर करने के लिए आप इसको एक सीरीज, इनफिनिट सीरीज दोगे जिसके अंदर मैट्रिक्स का पावर होगा। और आपने सीख लिया कि मैट्रिक्स का पावर कैसे लेते हैं। ये आपका मैट्रिक्स का पावर लेने का तरीका है यहाँ पर ये। तो आपको एक बहुत बड़ा लंबा सा सीरीज डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज, उसके ऊपर कंडीशंस हैं, जिस तरह आप सीरीज को ट्रंकेट कर लेते हैं, टेलर एक्सपेंशन अगर आपका एक्स छोटा है, तो इसी तरह मैट्रिक्स के ऊपर भी कंडीशन है। अगर मैट्रिक्स के अंदर आपके परटर्बेशन इंक्लूडेड हैं और वो स्मॉल परटर्बेशन है, तो देन यू कैन ट्रंकेट योर सीरीज एट 4 और 5 फोर्थ और फिफ्थ पावर या सिक्स पावर, या जितनी भी एक्यूरेसी आप चाहते हैं, तो आप अपने सीरीज को ट्रंकेट कर सकते। सो दैट्स हाउ यू डू एक्सपोनेंशिएशन इन क्वांटम मैकेनिक्स यूजुअली। अगर आप इसको एनालिटिकली भी करते हैं तो भी ऐसे करना होता है। डायरेक्ट पावर मैट्रिक्स का कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, वो नहीं होता, तो आपने टेलर एक्सपेंशन करना पड़ता है। आपको समझ आ गई मेरी बात की? यस सर, आ गई समझ। ठीक है, तो ये आपका मेरे पास 10 मिनट है इस मीटिंग में, कोशिश करते हैं 10 मिनट के अंदर इसको ख़त्म कर लें। फाइंडिंग आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 by 3 का, ठीक है। अब यहाँ से मैं फिर से इसका पावर फाइंड कर रहा हूँ। हाँ, आई टुक दिस फ्रॉम द बुक। बुक में ये जो मेरे पास एक बुक उस वक्त पढ़ी थी, दैट वाज एन इंडियन बुक, एच के दास की। मैंने उससे एक मैट्रिक्स लिखा था, और उसने क्वेश्चन ये था कि फाइंड द फोर्थ पावर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका फोर्थ पावर फाइंड कर ले। तो ये पावर ऑफ द मैट्रिक्स यूजुअली फाइंड हम करते हैं, पहले मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं और उससे हम फोर्थ पावर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपल पावर ही चाहिए और आपने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन नहीं भी करनी, तो यहाँ पर आपको सिंपल पावर मिल सकता है। तो ये मैंने इसको चेक करना था जस्ट। तो ये मैंने बुक से एक मैट्रिक्स लिखा था 3 by 3, और ये उसका फोर्थ पावर मैंने फाइंड किया था। तो जो बुक के अंदर मैट्रिक्स था और उसका जो आंसर था वो दोनों सेम है। तो ये इस वजह से मैंने दोबारा कर लिया है। अब इसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, तो उसके लिए क्या कमांड है, लीनियर अलजेब्रा से हमने EIG कॉल करना है। EIG आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर एक साथ देता है। तो लेट्स रन दिस। तो लुक, ये जो पहला ये वाला जो एरे है, इस एरे के अंदर इस मैट्रिक्स की, ये जो ए मैट्रिक्स है, ये इसकी आइगन वैल्यूज है, और इसकी आइगन वैल्यूज है 2 3 1 2 3 1। और दूसरा जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये जो दूसरा एरे है, इट्स अ 3 by 3 मैट्रिक्स। इसके अंदर आपका जो मैट्रिक्स है, हर एक रो उसका आइगन वेक्टर है। मतलब ये पहला रो जो है, ये ये पहला आइगन वेक्टर है, ये दूसरा रो जो है ये दूसरा आइगन वेक्टर है, और ये जो तीसरा रो बिल्कुल बॉटम पे है, ये तीसरा आइगन वेक्टर है। तो ये आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। लेट्स डू द आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, जिस तरह हमने कोर्स के अंदर किया था लीनियर अलजेब्रा में, कि आप अब अगर चेंज ऑफ बेसिस अगर आप अपने मैट्रिक्स का कर लें, अगर आप अपने मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर लें इन द आइगन बेसिस, तो आइगन बेसिस में आप क्या करते हैं, A इज इक्वल टू P D P इनवर्स। व्हाट इज P? P इज कॉल्ड द मॉडल मैट्रिक्स। इसके अंदर आपके सारे आइगन वेक्टर्स होते हैं, ये आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स होता है। P इनवर्स उसी आइगन वेक्टर का जो मैट्रिक्स है ये उसका इनवर्स होता है। और D क्या होता है? D आपका जो आइगन वैल्यूज है उसका डायगोनल मैट्रिक्स होता है। सो लेट्स क्विकली राइट या वेरीफाई दिस थिंग, ये चीज़ हम कैसे करेंगे। सो A इज इक्वल टू P D P इनवर्स, इसको मैं क्विकली करना चाहता हूँ, देन यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन एंड कन्विंस योरसेल्फ कि ये किस तरह से है। तो यहाँ पर मेरा ये वाला जो फंक्शन है, इसने मुझे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स दे दिए हैं, लेकिन ये एक ही गो में मुझे यहाँ पर मिले हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको अलग अलग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक है ईवेल और दूसरा है ईवेक। ईवेल में आइगन वैल्यूज अलग से आएंगी और ईवेक के अंदर ये वाला मैट्रिक्स अलग से आ जाएगा। तो लेट्स रन दिस।
तो देखें मैं किस चीज़ को कॉल कर रहा हूँ, ई वेल को कॉल कर रहा हूँ, तो अब मुझे ये चीज़ अलग से मिल रहा है ये। और अगर मैं ई वेक्ट को कॉल करूँगा सी, तो अब मुझे ये वाला जो नीचे वाला मैट्रिक्स है जो आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स है मुझे ये मिलेगा। तो ये मैंने अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, मेरे पास दो नई चीज़ें आ गई। आइगन वैल्यूज का अलग से कॉलम बना है और आइगन वेक्टर्स अलग से एक 3 by 3 मैट्रिक्स है जिसके जिसके कॉलम्स या रोज जो है वो आइगन वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मैं ये डी फाइंड करना चाहता हूँ कि डी क्या है। डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं एंट्रीज एन पी डॉट डी आई ए जी मुझे एक डायगोनल मैट्रिक्स बना के देगा, लेकिन एंट्रीज कौन सी रखेगा, डायगोनल में आइगन वैल्यूज रखेगा जो यहाँ वाली है। ईवेल को मैं अगर फिर से कॉल कर लूँ तो ईवेल क्या है, 2 3 -1, ये आइगन वैल्यूज हैं। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में लिखूँ तो लुक एट डी मैट्रिक्स जो मेरा बना है, ये वाला जो डी है, इसके अंदर डायगोनल पे मैंने 2 3 और 1 रख लिया है। अब मुझे पी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो पी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, पी मैट्रिक्स मेरा ये वाला जो मैट्रिक्स है, आइगन वेक्टर्स का जो मैट्रिक्स है, दिस इज आपने आप रिकॉल कर ले अगर आपको याद है लीनियर अलजेब्रा में हमने पढ़ा था। पी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, पी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज कौन सी होती है। सर आइगन वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं और फिर उसको कॉलम में रखते हैं। जी जी। तो ये तो खैर इसने यहाँ पर इसको डायगोनलाइज नहीं किया हुआ है, सॉरी नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ होगा, लेकिन फिर भी यू विल सी के ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक पीडी मैट्रिक्स फाइंड कर रहा हूँ, ये वाला पीस फाइंड कर रहा हूँ पीडी। तो पीडी के अंदर क्या है, मैट्रिक्स पी और डी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पी कौन सा मैट्रिक्स है, पी इज द मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स। तो जो मेरा पी मैट्रिक्स है ना, पी मैट्रिक्स मैं इसको दे रहा हूँ, पी और डी फाइंड करना चाहता हूँ ना, ये वाला पीस पहले फाइंड करना चाहता हूँ पीडी। तो पीडी में पहला मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, पी और डी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन पी को मैं क्या ले रहा हूँ, आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स, और डी क्या ले रहा हूँ, ये ऊपर वाला मैट्रिक्स। तो पी डी इज दिस थिंग, ये मेरा पी डी मैट्रिक्स आ गया। अब पी डी के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, p-1। तो p-1 इज द इनवर्स ऑफ p मैट्रिक्स। तो मेरा p मैट्रिक्स क्या है, आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स है, लेकिन मैं इसका इनवर्स भी ले रहा हूँ, तो आई एन वी इज द इनवर्स। तो ये मुझे p इनवर्स दे रहा है, p-1 इज p इनवर्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी डी और p इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो लुक इट, मुझे ए मैट्रिक्स मिल गया यहाँ पर वापस। तो अगर मैं पी डी और पी इनवर्स 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मुझे दोबारा से ए मिल रहा है। तो लुक इट, पहली एंट्री है 1, ये ई पावर 0 है, तो दिस इज जस्ट 1। दूसरी एंट्री ये है 4 इंटू 10 टू द पावर -16, तो दिस इज लिटरली 0। 10 पावर -16 इज 0, लेकिन ये फिर भी आपको बता रहा है कि अगेन क्योंकि ये चीज़ें न्यूमेरिकली करता है। दूसरी एंट्री है -1 पावर 0, -1 इंटू 10 पावर 0। ये एंट्री है 1 इंटू 10 पावर 0, ये है 2 इंटू 10 पावर 0, ये है 1 इंटू 10 पावर 0। सारी एंट्रीज पे के साथ 10 पावर 0 है। आप इसको राउंड अप भी कर सकते हैं, राउंड अप का कमांड लगा के, फिर ये पावर्स नहीं लगाएगा। ये एंट्रीज अगर आपको नजर आ रही है ना, ये एंट्री, ये क्या है, तो दिस इज एक्चुअली 0, क्योंकि दिस इज 4.15 इंटू 10 टू द पावर -16। ठीक है, तो ये लिटरली 0 ही है। तो आपको अपना ये जो चीज़ है, ये पी डी p-1, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ए। और ए के अंदर क्या है, ए के अंदर पहली एंट्री है 1, दूसरी एंट्री है 0, फिर है -1, फिर 1 2 1 2 2 3। तो आप देख लें, ये आपका ए मैट्रिक्स है, 1 0 -1 1 2 1। तो इस ए को हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन इसकी कर ली। तो यू कैन डू आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, यू कैन डू क्यू आर डिकम्पोजिशन, यू कैन डू वो जो चेलेस्की डिकम्पोजिशन है, रैंक फाइंड करना, सारा कुछ करना वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये क्विकली मैं आपको गो थ्रू कर लूँ। यहाँ पर एक 4x4 एक सर्किट सॉल्व हुआ है और ये उसका इक्वेशंस हैं और आपने उसको सॉल्व करना है। तो ये इसका मैट्रिक्स मैंने बनाया हुआ है। इन सेल को अगर मैं रन कर लूँ तो ये आर ओ जो मैट्रिक्स है, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, और जो सी ओ जो है वो ये 4 1 3 और 2 का मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसको रन कर लें तो आर ओ को आप देख लें, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैं, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको सारे वोल्टेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि ये, और आप जब अभी को कॉल करेंगे
सो आपको ये सारे वोल्टेजेस यहाँ से मिल गए हैं. सो दिस इज इट फॉर दिस इंट्रोडक्शन टू द NumPy. और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन से, या आप इनके वेबसाइट पे जाके, लेट्स सपोज यहाँ पर आप आके बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं. लुक, ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है NumPy का डॉक्यूमेंटेशन का पेज. हेलो, जी सर. मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रहा है नजर. You still have 1 minute. तो ये NumPy का डॉक्यूमेंटेशन है. आप इसको PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं. ये इनका वेबसाइट है NumPy लाइब्रेरी का, या इस पैकेज का. इसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं. यस सर, आ रही है सर आवाज. V डॉट इनर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट, मैथ, टेंसर प्रोडक्ट, क्रॉनिकल प्रोडक्ट. क्रॉनिकल प्रोडक्ट इज एक्चुअली टेंसर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, जिसके अंदर मैट्रिक्स जो है वो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई होते हैं. तो यहाँ से आप दो मैट्रिसेस का टेंसर प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन भी कर सकते हैं. मैट्रिक्स पावर से क्रॉनिकल मल्टीप्लिकेशन या टेंसर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं ए बी का. तो क्रॉनिकल में अगर आप ए जो है 2x2 मैट्रिक्स है और बी 2x2 मैट्रिक्स है, तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4x4 मैट्रिक्स मिलेगा. तो इसको आप ट्राई कर ले. ये डिफरेंट डिकम्पोजिशंस हैं. QR डिकम्पोजिशन है, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन है, चॉलस्की डिकम्पोजिशन है, जो आपने लीनियर अलजेब्रा के अंदर पढ़े हैं. ये आइगन वैल्यूज के लिए डिफरेंट फंक्शनलिटीज है. आइगन वैल्यूज फाइंड करना, ये जहाँ से आपको सिंपल आइगन वैल्यूज मिलती है. फिर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के लिए, ये सारा कुछ. मैट्रिक्स का नॉर्म कैसे फाइंड करता है, डिटरमिनेंट किस तरह से, रैंक किस तरह से. तो ये सब कुछ आप यहाँ से पढ़ के इसकी फंक्शनलिटी आप देख सकते हैं. ये इन्वर्स के लिए है, कंप्यूट द इन्वर्स ऑफ एन